अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 5.3 के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और इससे पहले जो हम लेक्चर करके गए 5.1 आपने कल देख भी लिया होगा। उस पर डेट ज़ाहिर है कि वो छुट्टियों से पहले का रिकॉर्डेड लेक्चर था। उस पर मैंने जब डेट डाली हिसाब किताब करके तो 13 जनवरी डल गई थी। इनफैक्ट वो 11 जनवरी है, तो ऊपर डेट आप ठीक कर दीजिएगा। आज 12 जनवरी है और ज़ाहिर है कि मैं अब जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त 11 जनवरी चल रही है, इसलिए मुझे यकीन है कि अब मैं जो डेट बता रहा हूँ वो ठीक होगी। तो बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि डेट यहाँ लेक्चर पे क्या लिखी हुई है, लेक्चर नंबर से फ़र्क पड़ता है। इसी के हिसाब से असाइनमेंट दिया जाता है, आपने लेक्चर लिख के उस पर अपलोड करना होता है। उसके 1 मार्क्स तो वो होते हैं जो अटेंडेंस के लगाए जाते हैं। इनका उन नंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट के हिसाब से या असाइनमेंट की सबमिशन के हिसाब से लगाए जाते हैं। वो तो जो मैनेजमेंट कहती है उतने नंबर्स का आपका जो वेटेज है वो दे दिया जाता है। तो जो प्रेजेंट हैं उनकी प्रेजेंस लगाई जाती है इसके हिसाब से। अच्छा, अब लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया है उसमें टॉर्क तक हम बात लेके गए थे। टॉर्क हमें अब आइडिया हो गया कि क्या होता है, और टॉर्क का एक न्यूमेरिकल भी किया था हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट से किया था। अब क्रॉस प्रोडक्ट जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आती है वो यकीनन टॉर्क का वो न्यूमेरिकल करने में कामयाब हो जाएगा, वरना उसे चाहिए कि वो क्रॉस प्रोडक्ट का वो लेक्चर देखे जिसमें वो मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई है। अच्छा, अब आज हम लफ्ज़ इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम, इसकी टाइप्स, इसकी कंडीशंस वगैरह हमें शुरू करना है। तो देखें कि लफ्ज़ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है तवाज़ुन। अच्छा, फिज़िक्स में इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई बॉडी a body said to be in equilibrium is said to be in equilibrium if it is in rest or it is moving with a uniform velocity। ये तो डेफिनेशन है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन रेस्ट और इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम लास्ट टाइम ये बात कर चुके हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है, इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर होती क्योंकि F = ma होता है। तो और वो बॉडी जो रुका हुआ हो उसमें भी एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन भी नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं है तो F = ma होता है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो m/a यानी m/0 का मतलब भी ज़ीरो ही होगा, यानी नेट फोर्स कोई भी इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं कर रही होगी। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट के लिहाज से दो किस्म के ऑब्जेक्ट हैं जो कि इक्विलिब्रियम में होते हैं। एक वो जो रेस्ट में है और दूसरा वो है जो मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम दो ऑब्जेक्ट्स पे डिफाइन है, एक रुके हुए पर और एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर, चलते हुए ऑब्जेक्ट पर जो कि यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से चल रहा हो। तो इसलिए इसकी टाइप्स दो हो जाती हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब नाम से जाहिर है द इक्विलिब्रियम of the body in rest is called
स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं ऊपर कह के आया हूँ कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो वो भी इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो बॉडी जो रेस्ट में है उसके इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में इस डेफिनेशन को बयान करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप नोट्स वगैरह देखें तो उसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं, बहरहाल उसका लुब्बे लुबाब यही होता है। तो ये सबसे ज़्यादा आसान ज़बान लगती है मुझे, मैं इसलिए ऐसे ऐसे लिखने का आदी हूँ। दूसरा इक्विलिब्रियम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। the equilibrium of the body moving with a uniform velocity is called dynamic इक्विलिब्रियम। एक ऐसा बॉडी जो कांस्टेंट, अब देखो मैं ऊपर जो डिफाइन करके आया हूँ, बॉडी इन रेस्ट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम और बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो वो जो स्टैटिक जो रेस्ट वाला बॉडी है उसके इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से उसके इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये अब आपके सामने दोनों डेफिनेशंस आ गई। अब इसमें ये जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है डिफाइन 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं हेडिंग डालता हूँ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं कभी ये बात, ज़ाहिर है बच्चे का जब स्टूडेंट कोई स्टडी कर रहा होता है तो उसका अपना एक माइंड सेट होता है। मैं ये बात नहीं समझ पाया हूँ कि हमारे स्टूडेंट क्यों इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्यों इस पर एक दफ़ा सारी ज़िंदगी में वो गौर नहीं करते हैं कि ये जो बात की जा रही है ये क्या है। ज़्यादातर होता ये है कि जब भी क्वेश्चन ये देते हैं तो वो जो डिफ़ाइन करते हैं मुझे वो समझ नहीं आता कि वो कौन सी मिसकॉन्सेप्शन है जो हमारे स्टूडेंट्स 20-25 साल से अपने जहन में लिए घूम रहे हैं, और जिसकी वजह से वो किसी स्टेटमेंट को एब्जॉर्व करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। जो स्टेटमेंट दी जाती है बहुत आसान अल्फाज में दी जाती है, क्यों उस पर गौर नहीं करते। एक दफ़ा बहुत तवज्जो से उसे अपने हाथ से पढ़ के लिख लेने से कोई भी स्टेटमेंट ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाती है। तो सारी ज़िंदगी बार बार उसको किसी से पूछ के लिखते रहना ज़्यादा तकलीफ दे बजाय इसके कि आप उसे एक दफ़ा पढ़ें और उसे याद कर लें। तो मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये मैं इसे कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एक लाइन में हरकत को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, एक लकीर में सीधे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट, अब तो एक बात तो तय है कि ये जो कंडीशन है इसमें स्ट्रेट लाइन में मोशन का कोई ना कोई तत्व है। इस कंडीशन के हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो ये है, अ बॉडी will be in the state of equilibrium, ये पूरा लिख दीजिएगा ना equilibrium, if no unbalanced force is acting upon it।
कब होगा बॉडी इक्विलिब्रियम में? अ बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। इस बॉडी पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अनबैलेंस्ड फोर्स, अब ये कैसे डिफाइन किया जाए आपके सामने? ठीक है, अब देखें कि मैं इसे हटाता हूँ और फर्ज करो कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये कैपेबल टू मूव है, हरकत कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इस पर फर्ज करो कि यहाँ से कोई आदमी इसे फोर्स लगा के और मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये इस तरफ ज़ाहिर फोर्स लगेगी, ये फोर्स इस पे अप्लाई करता है, उसे राइट साइड पे मूव करने की कोशिश करता है और ये फर्ज करो कि 10 न्यूटन की फोर्स है। तो अगर ये इतनी है, सफिशेंट फोर्स है जो इसे मूव कर सके, तो आप क्या समझते हैं? ये कार मूव कर जाएगी इस तरफ। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई हरकत, कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस कर सके तो उसे अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसे क्या करता हूँ कि बैलेंस करता हूँ। बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ इस तरफ से भी एक फोर्स अप्लाई करवा देता हूँ और ये भी फर्ज कर लो कि 10 न्यूटन की फोर्स है ये। तो अब ये देखें 10 न्यूटन की फोर्स ये अप्लाई हो रही है इस पर, ये इधर से भी और इधर से भी। तो ये वाली फोर्स बैलेंस्ड हो रही है इस वाली फोर्स से, इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसे कहूँ F1 और इसे कहूँ F2 और आपसे कहूँ कि भाई इसका सम निकालो फोर्स का, कि टोटल कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे आप? एक मिनट, ये सम कैसे निकलेगा? अच्छा, अब ये यहाँ जब डायरेक्शंस उल्टी हों तो फिर सम नहीं निकलता है, अलजेब्रिक सम निकलता है। ठीक है, हम थोड़ी देर से पहले ये बात कर चुके थे कि अलजेब्रिक सम फोर्सेस का वो सम होता है जिसमें डायरेक्शन के बिहाफ पर साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई दोनों फोर्सेस को सम करो, ऐड करो, तो ऐड करने का तरीका ये कि एक फोर्स में दूसरी फोर्स ऐड कर देंगे, ये हो गया सम, ये हो गया नेट फोर्स मालूम करने का तरीका। अब इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, ये आ गया F और ये F1 है कितना? 10 न्यूटन। ठीक है, ये वाला। अच्छा, प्लस F2 क्या है? F2 भी है 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन इसकी उलट है। तो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव साइन के साथ ले रहा हूँ तो इसको फिर मुझे नेगेटिव लेना चाहिए। ये तो मैंने नेगेटिव साइन इसलिए लगाई है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी लेफ्ट साइड पे लग रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और इसके साथ मैंने पॉजिटिव क्यों लगाया? क्योंकि इस पर प्लस, ये प्लस इस राइट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए मैंने इस पर प्लस लगा दी है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो इसके साथ प्लस लगा दो, फिर इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैं अपोजिट, रहेंगी अपोजिट। ठीक है, एक के साथ प्लस तो फिर दूसरे के साथ माइनस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये आ गया माइनस 10 न्यूटन, ये 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 0। तो मैं कह सकता हूँ ना कि नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे 0 लग रही है। ठीक है, और जब नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 0 लग रही हो तो कहते हैं नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही, तो अब क्या समझते हैं आपके, ये राइट पे जाएगा या लेफ्ट पे जाएगा? तो ये इनफैक्ट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने वाला। तो ये जो आंसर आ गया 0। अब इस आंसर से अगर मैं यहाँ हाथ रख दूँ या ऊपर में फर्ज कर लो कि ये पेपर मैंने रख दिया। ठीक, अब ये जो आंसर है ये 0, ये आया है कितनी फोर्सेस से? 2 फोर्सेस से। ये 2 फोर्सेस लग रही थी, उनको सम किया है तो फिर आंसर 0 आ गया। अब मुझे सोच के बताएं, ये आंसर अगर आपको पता हो कि इस ऑब्जेक्ट पे 0 फोर्स लग रही है, तो क्या हम ये गैस कर सकते हैं कि इनफैक्ट उस पर एक्ट कितनी फोर्सेज हो रही थी? नहीं पता चलता ना। तो F = 0 से ये पता नहीं चलता है कि ये आंसर फोर्स का है कि फोर्स 0 लग रही है या एक से ज़्यादा फोर्सेस को सम करके, ऐड करके ये आंसर आया। इसको जाहिर करने के लिए यहाँ पे एक साइन लगाते हैं, ये वाली, इसे कहते हैं साइन ऑफ समेशन, सिग्मा। ठीक है, जब मैं किसी जगह लिखता हूँ सम ऑफ F इज 0, इसका मतलब ये हो जाता है कि कई फोर्सेज रही हैं एक से ज़्यादा जो कि ऐड की गई हैं, तो आंसर 0 आ गया है। ठीक है, तो नॉर्मली जब एक से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करें
तो आंसर के साथ ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस का ये साइन लगा देते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये सम करने के बाद ये वाला आंसर आया है। ठीक है, अच्छा अब ये जो फोर्सेस हैं ये लग रही थी एक इधर और एक इधर, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, तो इसलिए यहाँ पहचान के लिए लगा देते हैं एफ एक्स। तो पहली कंडीशन की जो पहली शर्त है वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स नहीं होनी चाहिए। अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि उस बॉडी पर एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस भी ज़ीरो होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव नहीं करेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन algebraic sum of all forces acting along x-axis must be ज़ीरो, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ज़ीरो होना चाहिए। एक तो ये है, और ये एग्जैक्टली वो बात है जो मैं अभी आपसे करके आया हूँ, और वो ये वाली है। ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ज़ीरो आ गया। ठीक है, ये मिट गया मुझसे। तो ये यहाँ पे, तो ऐसा बॉडी ना लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और ना राइट साइड पे मूव करेगा, लेकिन ये तो पॉसिबल है कि अगर ये कोई फ़र्ज़ करो, मैं अब यहाँ पे एक और बॉडी बनाता हूँ। कार के केस में ये बात ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इधर लग रही है F1 और एक फोर्स इधर लग रही है F2। अब ये दोनों बैलेंस्ड हो गई। ये तो पॉसिबल है ना कि मैं इधर फोर्स लगाऊं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ऐसा भी ना हो F3, कि ऐसा भी ना हो, ये ऊपर भी ना जाए और ये नीचे भी ना आए। तो फिर अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे F4 एक फोर्स नीचे लगा दूंगा। तो ये वाली जो फोर्सेस हैं, फर्ज करो अगर ये 2 न्यूटन लग रही है ऊपर और ये 2 न्यूटन लग रही है नीचे, तो एल्जेब्रिक सम अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। इसे पढ़ते हैं सम ऑफ ये इधर इधर देखिए, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे लगने वाली सारी फोर्सेस को सम करना है। F3 में ऐड करना पड़ेगा मुझे F4, और बिल्कुल वही तरीका है कि अगर मैं F3 प्लस साइन के साथ लूँ ऊपर वाला 2 न्यूटन, तो F4 मुझे माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। ये इस वजह से है कि प्लस माइनस इनकी डायरेक्शन उलट है। अब यहाँ देखें, प्लस माइनस -2 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। तो ऐसा बॉडी जिस पे अलोंग वाई एक्सिस भी कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसी कंडीशन में ये थोड़ा सा ऐड कर दें सिमिलरली। मैं यहाँ लिखता हूँ ये सिमिलरली for a body in equilibrium, algebraic sum of all forces acting along y axis must be ज़ीरो। ये जो y एक्सिस पे फोर्सेस लग रही हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, ये भी ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन का अगर मैं समरी करूँ तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस भी ज़ीरो होना चाहिए और सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो अब कोई ऑब्जेक्ट जिस पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है और ऊपर लगने वाली फोर्सेस और दाएं बाएं लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो है, तो ऐसे बॉडी को अ बॉडी सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
is said to be in ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ये खासियत होती है इसकी, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक आप लेक्चर पूरा लिख लीजिएगा। मैं इत्तफाक है कि मैं समझ रहा था कि ये 5 मिनट में ये बात हो जाएगी, लेकिन इसको तकरीबन 20 मिनट लग गए मुझे बात करते करते। तो ये पूरा यहाँ तक आप लिख दीजिए। यही असाइनमेंट है आपका 5.3, ये पूरा लिख देंगे तो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखें, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे हो, अब ये ना इधर से फोर्स बैलेंस कर दी, इधर से फोर्स बैलेंस कर दी, इधर से फोर्स बैलेंस कर दी। अब ना ये ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि ये घूम सके ऐसे अपनी जगह पर पड़े पड़े, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये अब ना ये ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि ये घूम रहा हो ऐसे, ठीक है। इस चीज़ को सेकंड कंडीशन में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम को सेकंड कंडीशन में डिस्कस किया गया। और वो कहते ये हैं कि बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पे क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ऑब्जेक्ट ना लेफ्ट साइड, ना क्लॉकवाइज घूमेगा, ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल। आज हम इसको इधर ही ख़त्म करते हैं, तो रात तक आप सबमिट कर दें। थैंक यू वेरी मच।